ओसीसी यानी गत्ता स्क्रैप इंपोर्ट करना, उसमें किस किस तरह से फ्रॉड होता है और किस किस तरह से लॉस होता है, मॉइस्चर कैसे आता है उसके अंदर, और इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद कैसे धोखाधड़ी होती है। पिछले महीने इंपोर्ट कितना हुआ है? करीब 20 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है। 20 लाख। आखिर इस गत्ते का बनता क्या है और ये कहाँ जाता है? कलकत्ता से लेकर और गुजरात कच्छ तक हर जगह इसकी फैक्ट्रीज हैं। गत्ते में कितने टाइप की कैटेगरी होती है जो हम बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हैं? इंपोर्ट में दो तरह की कैटेगरी मानी जाती है। सप्लायर ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म कौन सा है या प्रोसीजर क्या है? उसका एक इंटरनेशनल सिविल कोड भी होता है। जब आप लाखों करोड़ों का काम किसी से कर रहे हैं तो ये असर्टेन करना बहुत जरूरी है कि वो जेन्युइन आदमी है कि। सप्लायर से डील करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट अहम चाहिए? ओसीसी का इंटरनेशनल प्राइस क्या होता है? अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो आप काम ही क्यों करोगे? अंदाजन हम ये कह सकते हैं $80 से लेकर $100 का रेट। एक कंटेनर में एक्चुअल में माल कितना आ जाता है ओसीसी का? दोस्तों, क्या आपको पता है एक मामूली सा स्क्रैप विदेश से आने वाला 2000 करोड़ का बिजनेस है। हम बात कर रहे हैं जी हाँ ओसीसी स्क्रैप की। अगर आप चाहते हैं ओसीसी यानी गत्ता स्क्रैप इंपोर्ट करना तो ये वीडियो जरूर देखना। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में उसके बारे में बात होगी कि जो ओसीसी स्क्रैप इंपोर्ट आप करते हैं उसमें किस किस तरह से फ्रॉड होता है और किस किस तरह से उसमें लॉस होता है, मॉइस्चर कैसे आता है उसके अंदर, और इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद कैसे धोखाधड़ी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज वीडियो में हमारे साथ डॉक्टर शुक्ला सर आ चुके हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर का कहना है कि आप इंपोर्ट तो करो पर करो वो आइटम जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो सर इंपोर्ट के ऊपर और एक्सपोर्ट के ऊपर आपका प्रावधान क्या है? किस चीज में ज्यादा करना चाहिए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। आदमी यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं एक्सपोर्ट करूं या इंपोर्ट करूं। तो मैं ये कहूँगा कि दोनों ही बहुत बढ़िया हैं देश के लिए। वो जो आइटम हमारे यहाँ ज़्यादा है तो उसे हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जो हमारे यहाँ कम है वो हमें इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। और ऐसी चीज़ों का इंपोर्ट कम करें जो हमारी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐशो आराम के लिए। ये अपनी अपनी है, लेकिन करने वाले जब तक गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो करेंगे इसको। लेकिन अभी आपने ओसीसी का नाम लिया तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ओसीसी यानी कि ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन्स, या जिसको आम भाषा में गत्ता, फुट्टा, फट्टा, क्या और क्या क्या बोलते हैं। तो इस तरह की जो पेपर से संबंधित जो पुराना पेपर है उसकी इंडिया में शॉर्टेज है, क्योंकि ये पेड़ों से बनता है पेपर, और पेड़ इंडिया में ज़्यादा काटना अलाउड नहीं है। तो इसके लिए, लेकिन पेपर तो चाहिए, एक ग्रोइंग कंट्री है, तो इसलिए ओसीसी यानी गत्ता वो हमारे देश में आता है, और उसके आने से बहुत प्रॉफिटेबल आइटम है। देश का भी फायदा और इम्पोर्टर का भी फायदा। सर अगला सवाल मेरा आता है ता यानी ओसीसी का पिछले महीने इंपोर्ट कितना हुआ है? देखिए, ये तो बहुत रेगुलर होता है, लेकिन पिछले महीने का आंकड़े अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। ये इंडिया में ओसीसी की शॉर्टेज तो है, पर आपका ये पूछना है कि कितना होता है पिछले महीने। जी जी जी। तो हर महीने का डायरेक्ट तो नहीं मालूम रहता है, लेकिन उससे पिछले महीने करीब 20 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है। 20 लाख टन का, जिसका कि 4000 करोड़ रुपए का बैठता है, वैल्यू अप्रोक्सीमेट। बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ शॉर्टेज है, इसलिए जरूरत है, देश की जरूरत। सर गत्ता यानी ओसीसी भारत में कहाँ से सबसे ज्यादा डिमांड में है इंडिया लेवल पे? क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में ओसीसी गत्ते का काम होता है, बट इंडिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, जाता कहाँ है? बिल्कुल राहुल जी, ये भी जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसे पता होना चाहिए कि आखिर इस गत्ते का बनता क्या है और ये कहाँ जाता है। तो चांस की बात है कि पूरे भारतवर्ष में ये जो पेपर इंडस्ट्री है ये पूरे भारत में स्प्रेड अप है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ कम है या यहाँ ज़्यादा है। और जो समुद्री इलाके हैं वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वहीं इंपोर्ट होता है, वहीं फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। और ऐसे तो एक ज़माने में कश्मीर में बड़े शास्त्र लिखे गए, और ये तो वहाँ कागज़ आज तक पुराने हमें मिलते हैं। तो राजस्थान है और गुजरात है, और पूरे जो हमारी सी बेल्ट है कलकत्ता से लेकर और गुजरात कच्छ तक
हर जगह इसकी फैक्ट्रीज हैं जो कि पेपर को बनाती हैं। बट सर फैक्ट्रीज तो दिल्ली में, जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया। ये हम क्योंकि हम लोग दिल्ली में इस वक्त हैं तो हमारा ध्यान इधर ज़्यादा रहता है, लेकिन ये स्प्रेड अप पूरे इंडिया में है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि एक छोटा सा इंपोर्टर काम को करने से पहले समझना चाहता है, वो है कि जो ओसीसी में कितने, पहले तो ओसीसी क्या, गत्ते में कितने टाइप की कैटेगरी होती है जो हम बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हैं। मैं तो ये कहूँगा राहुल जी, क्योंकि आप दोनों ही करते हैं, बिल्कुल, आप इंडिया का भी करते हैं, बाहर का भी करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको देना चाहिए। मैं आपसे चाहूंगा, देखिए मैं मोटा मोटी, हम तो इंपोर्ट के हिसाब से मोटा मोटी आप बता दीजिए। इंपोर्ट में दो तरह की कैटेगरी मानी जाती है, ओसीसी 11 और 12। तो है। 11 को कहा जाएगा जो वन टाइम सॉर्टेड है, थोड़ा थोड़ा अलग किया हुआ है। ठीक है। 12 में डबल सॉर्टेड है, उसको और बारीकी से उसको सॉर्ट किया हुआ है। लेकिन इसकी तो इंडिया लेवल पे वैरायटी बहुत होती है, थोड़ा उसके बारे में आप ही प्रकाश। देखिए अगर आप इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया लेवल पे सबसे पहले गत्ते की बेल्स, जो गत्ते को बिल्कुल करके बेल्स बना देते हैं, उसके बाद फर्स्ट का गत्ता, फिर आता है सेकंड का गत्ता, फिर आता है डुप्लेक्स, हाँ जी, फिर आता है डाइग्राफ्ट कटिंग, चाहे वो डुप्लेक्स की हो चाहे फर्स्ट की हो। तो ये कैटेगरी होती है। और उसके बाद होता है गुल्ला कोर पाइप। ओके। तो ये मेन होता है। बट गुल्ला कोर पाइप सर इंपोर्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लगती है और मतलब स्पेस ज्यादा घेरता है, तो इसलिए। और मेन ये होती है और सबसे बड़ी बात होती है कि गत्ते का अगर आप इंडिया लेवल पे भी काम करते हो तो 1-1.5 लाख रुपए से सबसे जल्दी काम स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप इंपोर्ट करते हो तो 4 से 5 लाख रुपए का इजीली काम स्टार्ट हो जाता है। जी जी। अब अगला सवाल सर मेरा आता है कि सप्लायर ढूंढने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म कौन सा है या प्रोसीजर क्या है? जी बिल्कुल, प्लेटफॉर्म तो एज सच कोई भी नहीं है। लोग ज्यादातर, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, इशारे से समझ जाएंगे, बाबाओं के पास जाते हैं, मार्टों में जाते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं, इस तरह के बहुत ही, वो एक, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई सीरियस आदमी नहीं, लेकिन लोगों को वही शुरुआत करने को मिलता है तो उससे करते हैं। इसमें आजकल सरकार की योजना है कि वो खुद बताती है कि किस चीज के सप्लायर ज्यादा हैं और कहाँ हैं और बायर्स कौन कौन। अच्छा, गवर्नमेंट खुद बता रहा है। हाँ, तो हमें उन्हीं प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। उस वेबसाइट का बात नहीं अगर www.dgft.gov.in वो उसकी बात नहीं हो रही है, वो तो कुछ सरकारी वेबसाइट है, ढूंढते ढूंढते आप पागल हो जाएंगे। तो इसके लिए तो आपको स्टार्टअप इंडिया से ही, बिल्कुल। देखिए अगर आप सर से पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा फंडा है, दिए गए नंबर पे कॉल करना है। कॉल करके मैम, हमारी मैनेजर कॉल उठाएंगी सर की, और कॉल करके आपको सीधा बोलना है कि सर से मीटिंग करनी है। हर मंगलवार, हर वीरवार, यानी हर ट्यूसडे और हर थर्सडे और हर संडे। ट्यूसडे और थर्सडे होता है 8 बजे शाम को और संडे होता है 12 बजे। अगर आप सर से पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आओ, समझो चीज़ों को, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद सुना नहीं होगा, सर को 50 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। मतलब 28 कंट्री, यानी 28 कंट्री है, शायद 29 ही होंगी। बिल्कुल अंदाजे से बोला है। तो ये सारा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और साथ में सर का कहना पता है क्या है, आप काम अगर स्टार्ट करना चाहते हो, सीखो मत, करते करते सीखो। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक उठोगे नहीं, और जैसे गिरोगे वैसे उठते हो तो जल्दी दौड़ना सीखते हो। एग्जैक्टली। अगला सवाल सर मेरा आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आज की इस वीडियो का जी। फ्रॉड सप्लायर से कैसे जजमेंट ले कि वो फ्रॉड है या फिर नहीं, क्योंकि बिना एडवांस के तो काम ही नहीं होता ना। जी राहुल जी, देखिए इसमें बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे बैंक केवाईसी करता है जी। तो आपका वो देखता है कि कहाँ आप सिचुएटेड हैं, और लेने के लिए पैन कोड वगैरह, पैन कार्ड लेने के लिए बिजली का बिल चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो हमें इसी तरह से बायर का बैंक के बारे में सब मालूम होना चाहिए। उसका एक इंटरनेशनल सिविल कोड भी होता है, बिल्कुल होता है। तो वो भी निकलवा के देखना चाहिए। और हम तो पर्सनली वहाँ तक जाते हैं कि उसके आसपास के लोगों से भी पूछते हैं। और वहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो इंडिया में नहीं है, फॉरेन में इस तरह की सर्विसेज हैं कि उसके बारे में प्राइवेट जानकारी भी दी जाती है। वो डिफॉल्टर तो नहीं है, क्योंकि जब आप लाखों करोड़ों का काम किसी से कर रहे हैं तो ये असर्टेन करना बहुत ज़रूरी है कि वो जेन्युइन आदमी है कि नहीं। और इसकी भी एक पूरी ट्रेनिंग होती है जो स्टार्टअप इंडिया देती है। अगला सवाल मेरा आता है सर, जो इम्पोर्टेंट है बट इतना नहीं जितना इससे पहले वाला इम्पोर्टेंट था। सप्लायर से डील करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट अहम चाहिए?
सप्लायर के, हमारे क्या होनी चाहिए वो भी बताइएगा। सप्लायर के तो बिल्कुल मालूम होना चाहिए उसका बैंक कौन सा है, बैंक से प्राइवेट इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, और वो सप्लायर देता है जो सही है वो तो देगा, वो उसको वो क्यों हेजिटेट करेगा कि बैंक उसके बारे में ना बताए। ये सबसे ज़रूरी है, बस यही चीज़ें हैं। बैंक इज़ द राइट वे उसके बारे में जानने का, और कुछ प्राइवेट एजेंसीज हैं जो बायर और सेलर की इनसाइड रिपोर्ट देती हैं, बिल्कुल इन सब से लेनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे सर ने अभी बताया था कि हमारा सप्लायर, ऐसे ही मैं कोलकाता गया था, तो हम्म। कोलकाता में भी मैंने अपने सप्लायर जो मेरे को माल दे रहा था, मेरा लोकल में भी स्क्रैप का काम है और इंपोर्ट भी है, तो मैं लोकल में भी उसके पड़ोसियों से सर्च कर रहा था कि ये कैसा बंदा है, कैसा नहीं, क्या है, फिर उसका जिस बैंक में अकाउंट था वहाँ गए जी कैसा बंदा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो ज़रूर करनी चाहिए। अब अगला सवाल आता है, सप्लायर का हो गया, अगला सवाल आता है ओसीसी का इंटरनेशनल प्राइस क्या होता है। सबसे मेन सवाल होता है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो आप काम ही क्यों करोगे। एक अंदाजे, देखिए ये तो मैं जानता हूं सर दुबई में अलग रेट होता है, यूएसए में अलग, क्योंकि हर कंट्री वाइज वेरिएशन रहता है, बट मेन बेसिक रेट क्या होता है। देखिए राहुल जी, आप फिर कहेंगे कि मैं घुमा रहा हूँ बात को। जी जी, रेट की बात, ये कोई शेयर का रेट नहीं है, ये कोई मेटल का नहीं है कि जिससे हम लंदन मेटल एक्सचेंज से रेट निकाल सकें। बिल्कुल ये मामला स्क्रैप का है, और अगर आप एक बड़े बायर हैं तो रेट कुछ और लगेगा, अगर आप छोटे हैं तो कुछ और लगेगा, और वो बेचने वाला भी इसी हिसाब से, अगर वो छोटा है तो अलग रेट देगा, बड़ा है तो। पर अंदाजन हम ये कह सकते हैं $80 से लेकर $100 का रेट इसमें चलता है। लेकिन आपको इससे बहुत सस्ता भी मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंडोटो में ना मिले। अब सर एक मोटा मोटी बात, ये पर्सनली मेरा सवाल था, आप लोगों का जो आप लोग सवाल कमेंट करते हैं नीचे, तो वो सवाल नहीं है सर। $80 आपने 80 से $100 बताया। अच्छा, जब कस्टम क्लियरेंस आती है, जो ड्यूटी लगती है, उसकी ड्यूटी में एलएमई के जो एलएमई का रेट होता है उससे कस्टम क्लियरेंस होता है, बट गत्ते में किस चीज से कंसीडर होता है, गत्ते में या गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल रेट रखा हुआ है। हाँ, वो जब भी कोई बड़ी चीज़ें कमोडिटीज़ इंपोर्ट होती है तो सरकार ये मान के चलती है कि एक एवरेज रेट हम लेकर चलें। ठीक है, क्योंकि इससे कोई कहेगा मुझे तो मुफ्त मिल गया, तो मुफ्त पर तो ड्यूटी नहीं लग सकती, नहीं लग सकती, और मुफ्त मिल गया तो सरकार ये नहीं कह सकती कि आप फिर रहने दीजिए। नहीं। एक तो सवाल और आया सर, अब जैसे मेरे फादर सपोज वहां पर है, वो मेरे को गिफ्ट कर रहे हैं, चल भाई ओसीसी का कंटेनर गिफ्ट कर दिया, तो उसमें भी ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी। कमर्शियल में आप फिर तो हर आदमी वहां से एक मर्सिडीज और एक लंबोर्गिनी इंपोर्ट कर लेगा। तो गिफ्ट पर क्या, जो हमारे खिलाड़ी बाहर जाते हैं, हाँ। वो जीतते हैं, जो उनको जीत में गिफ्ट मिलती है, उसमें एक बड़ी गाड़ी, बिना उसके नहीं आ सकती है। ओके। तो अगर ऐसे छूट दे दें तो हर आदमी का रिश्तेदार वहाँ बैठा है, वो उसको गिफ्ट कर देगा। इंडिया में इतना लोकल प्रोडक्शन नहीं है जितनी बाहर से गिफ्ट आ जाएगी। सही है। तो इसको रोकने के लिए ये कमर्शियल में कोई गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए। अगला सवाल मेरा आता है, एक कंटेनर में कितना मैट्रिक टन माल आ जाता है ओसीसी का। देखिए, चाहे ओसीसी हो चाहे कुछ और हो, कंटेनर की नॉर्मल कैपेसिटी जो माल रखने की है वो है 25 टन। अगर वो अच्छी तरह से पैक किया हुआ है तो 25 टन आ जाएगा, अच्छी तरह से पैक नहीं है तो कम आएगा, 20 टन आएगा, 22 टन आएगा। ये पैकिंग पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा उसको पैक किया हुआ है और कितना अच्छा फिलअप किया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं 20 से 25 टन अप्रॉक्स आ जाता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन क्या क्या लगेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्या क्या लगेंगे। बेसिक रजिस्ट्रेशन का कोई खास मीनिंग नहीं है, आपका एक नंबर अलॉट हो जाता है, अकाउंट नंबर, जिसको बोलते हैं I&E कोड नंबर। तो बस यानी जो भी अब आपका काम होगा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का, ये एक आपको कोड नंबर अलॉट कर दिया गया है। बाकी तो और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है वो तो शिपिंग लाइन देती है, इनवाइस होगी, बैंक ओरिजिन का सर्टिफिकेट होगा, पैकिंग लिस्ट होगी, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है। कोई स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन अगर होता है, जैसे खाने पीने की चीज़ों में होता है कि ये वहाँ से चेक करके आए कि ये गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, तो वो अलग अलग होते हैं, हर चीज़ के अलग होते हैं। दवाइयों में अलग होंगे और खाने की चीज़ों में अलग होंगे, और इसी तरह से बेसिक जो आपने कहा, बेसिक इज ओनली I&E कोड नंबर। दोस्तों, आई होप ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और इस जानकारी में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि आप सबके जितने भी सवाल थे, जितने भी कमेंट, सबको इकट्ठा करा गया और उसके बाद लिख के फिर सर से पूछा गया। तो आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो ये वीडियो सबसे पहले तो उसको शेयर करना जो इंपोर्ट करना चाह रहा है। दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ
आप ऊपर से एक बेल आइकन जरूर दबाना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।